प्रिया एक अच्छे घर से थी। प्रिया को अपने घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। पर कॉलेज में प्रिया आनंद नाम के एक लड़के से प्यार करती थी और आनंद गांव का रहने वाला था। ऐसे ही एक दिन प्रिया कॉलेज में आनंद से मिलती है और आनंद प्रिया से कहता है, कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए मुझे गांव जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें फोन करता रहूंगा। तुम गांव क्यों जा रहे हो? तुम ना जब भी गांव जाते हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा दिल करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ गांव जाऊं, तुम्हारा गांव देखूं। चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। अगर ऐसी बात है तो गांव से जल्दी आना। मैं अपने घर वालों से बात करूंगी हमारी शादी के बारे में। तुम भी गांव में अपनी माँ से बात कर लेना। प्रिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम गांव में रहने के लिए तैयार हो, पर क्या तुम गांव में रह पाओगी? गांव में इतनी सारी सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह सकती हूँ, बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्रिया ने अपना पूरा मन बना लिया था कि वो आनंद से शादी करके गांव में रहेगी। अब आनंद गांव चला जाता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द आनंद गांव से शहर वापस आता है और प्रिया के घर वालों से बात करता है। प्रिया के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि वो लोग प्रिया की खुशी चाहते थे। बहुत जल्द देखते ही देखते प्रिया और आनंद की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रिया अपने ससुराल गांव में जाती है, जहां वो देखती है कि उसका ससुराल काफी गरीब है। उनका छोटा सा घर है और उस घर में भी सिर्फ 2 कमरे। पहले तो प्रिया परेशान हो जाती है, पर खुद को फिर दिलासा देती है। प्रिया शांत हो जा, घबरा मत, समय सब कुछ सिखा देता है। क्या हुआ अगर तेरे ससुराल वाले गरीब हैं? तू भी तो समय के साथ साथ सब कुछ सीख जाएगी ना। माफ करना, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि हम इतने ज्यादा गरीब हैं। मुझे डर था अगर मैं तुम्हें अपनी गरीबी के बारे में बता देता तो शायद तुम मुझे छोड़ देती या तुम्हारा प्यार कम हो जाता। आनंद, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, दौलत से नहीं। प्रिया सिर्फ प्यार के लिए हंसते हंसते सारी परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगली सुबह शौचालय जाना था। प्रिया घर में शौचालय देखने लगती है, पर उसे पूरे घर में कहीं शौचालय नजर नहीं आता। जिसके बाद प्रिया सुबह के 5 बजे अपने पति को उठाती है। आनंद, जल्दी उठो और मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में शौचालय कहाँ है। मुझे शौच पे जाना है, बहुत जोर से लगी है। शौच करने के लिए तो तुम्हें खेत जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में शौचालय नहीं है और माँ को भी आपत्ति है। इसलिए मैंने भी कभी शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचा। अगर माँ के सामने शौचालय की बात की तो माँ खामखा अपनी राम कथा सुनाना शुरू कर देगी। क्या? शौच करने के लिए मुझे खेत में जाना पड़ेगा? आनंद, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं गांव में पहली बार आई हूँ, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारे साथ इतना ज्यादा एडजस्टमेंट कर रही हूँ तो तुम मेरे लिए एक शौचालय नहीं बनवा सकते? अपनी माँ से बात करो इस बारे में। अरे प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? माँ के साथ खेत चली जाओ ना। वैसे भी कुछ समय बाद माँ तुम्हें आकर आवाज देने वाली है। अब मुझे सोने दो। तुम इतने आराम से कैसे सो सकते हो? तुमने मुझसे शौचालय वाली बात क्यों छुपाई? बेचारी प्रिया को जब पता चलता है कि उसके ससुराल में शौचालय नहीं है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पर प्रिया कर भी क्या सकती थी। कुछ देर बाद उसकी सास आती है और वो अपनी सास के साथ खेत चली जाती है। इसी तरह से प्रिया सुबह उठकर अपनी सास के साथ खेत जाती। एक दिन प्रिया रात में सो रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो रात के 2 बजे आनंद को उठाती है। प्रिया, तुम्हें रात के 2 बजे शौचालय जाना है? अब सुबह तुम गई नहीं थी क्या हल्की होने के लिए? ज्यादा नाटक मत करो, तुम मेरे पति हो, तुम्हें ही झेलना होगा ये सब। और अगर तुमने सच में मुझे पहले बता दिया होता ना कि तुम्हारे घर में शौचालय नहीं है, तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। प्रिया की नाराजगी देखकर आनंद कुछ नहीं कहता और उसके साथ खेत जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज प्रिया रात में आनंद को उठाकर खेत जाती। और एक दिन प्रिया की दोस्त नीलम का फोन आता है और प्रिया उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताती है, जिस पर नीलम उससे कहती है, इसीलिए मुझे गांव नहीं पसंद। खैर, अब तू गांव में है तो कर भी क्या सकती है। मेरी बात मान तो तू एक टेंट शौचालय मंगवा ले। आजकल शौचालय टेंट आता है, जब तेरा दिल करे तो स्टैंड खोल और उसमें शौच करे और शौच के बाद उसे पहले की तरह बंद करके कहीं छुपा के रख दे। ऐसे ना तेरा काम हो जाएगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही प्रिया को टेंट शौचालय के बारे में पता चलता है, वो बिना कोई देरी करे शौचालय टेंट ऑर्डर कर लेती है और अपनी सास से छुपकर रात में शौचालय टेंट का इस्तेमाल करती है।
सही कह रही थी नीलम, ये टेंट शौचालय तो बहुत अच्छा है, कहीं भी आने जाने में सही है। मैं तो आराम से घर में छिपके इसमें शौच कर सकती हूँ। अब इसी तरह से कुछ समय बीत जाते हैं और प्रिया उसी टेंट का यूज करती है। एक दिन अचानक से प्रिया की सास को लूज मोशन लग जाते हैं और लूज मोशन होने की वजह से प्रिया की सास की साड़ी खराब हो जाती है। अपनी सास को इतना तकलीफ में देखकर प्रिया अपना शौचालय टेंट बाहर निकालती है और अपनी सास को उसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है। माँ जी, आपकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी है और जब तक डॉक्टर नहीं आते तब तक आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लो। मैंने आपसे एक बात छुपाई, इस घर में टेंट शौचालय है। बहू, घर में शौचालय करके तूने मेरे घर को अपवित्र कर दिया और अब तू मुझे वही करने को कह रही है। माँ जी माफ करना, आपके साथ जो भी हो रहा है और आपकी जैसी हालत है उससे भी तो घर पवित्र नहीं रहा ना, और घर में शौचालय होना बहुत जरूरी है। इससे पहले आपकी तबीयत खराब हो जाए आप इस टेंट शौचालय का यूज कर लीजिए। हाँ माँ, प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। उसने बड़ी मुश्किल से टेंट शौचालय मंगवाया है और आज वो आपके काम आ रहा है। माँ, माना कि हम गरीब हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर में शौचालय नहीं बनवा सकते। और वैसे भी आप किस जमाने में जी रही हो? आपकी तबीयत बहुत खराब है, आपको शौचालय की जरूरत है ना कि रूढ़िवादी सोच की? और वैसे भी गांव में अब सब धीरे धीरे करके शौचालय बनवा रहे हैं। माँ, अपनी सोच बदलो और शौचालय जाओ। तुम दोनों सही कह रहे हो। मैंने तो खुद अपने घर के कमरे को अपवित्र कर दिया, वो भी इसी उम्र में, अपने बेटे और बहू के सामने। मुझे माफ कर दो, पर मैं ठीक होते ही सबसे पहले घर में शौचालय बनवा लूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई कर्जा क्यों ना लेना पड़े। आनंद भी अपनी माँ को समझाता है और प्रिया की सास भी उस टेंट शौचालय का इस्तेमाल करती है। और ठीक होने के बाद प्रिया की सास फैसला लेती है कि वो भी अपने घर में शौचालय बनवाएगी और बहुत जल्द प्रिया के घर में भी शौचालय बन जाता है, जिसके बाद प्रिया को शौचालय टेंट की जरूरत नहीं पड़ती। यूँ तो कहने के लिए मनोरमा के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने घर के लिए अमीर बहू चाहिए थी। मनोरमा के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम नकुल था और बेटी का नाम मानसी। मनोरमा को नकुल की शादी करवानी थी, जिस कारण नकुल के लिए लड़की देखना शुरू कर देती है। जब ये बात नकुल को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि आप लड़की देख रही हो मेरे लिए? आपने एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा कि मेरी लाइफ में कोई है तो नहीं? बेटा, तेरे हाव भाव देखकर मुझे कभी शक नहीं हुआ कि तेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की भी होगी। बाकी अगर तू कहता है तो तू मुझे बता दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी शादी करवा दूंगी उससे। हाँ माँ, मैं शिवानी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। हम दोनों को काफी समय हो गया एक साथ। जरा उसकी फोटो तो दिखा, मैं भी देखूं कौन है जो मेरे बेटे से प्यार करती है। नकुल अपनी माँ को फोटो दिखाता है। फोटो देखने के बाद मनोरमा कहती है, अरे लड़की तो बहुत सुंदर है। वैसे इसके पिताजी क्या करते हैं? माँ, इसके पापा ना एक रेस्टोरेंट में साफ सफाई का काम करते हैं। क्या कहा तूने? साफ सफाई का काम करते हैं? इसका मतलब कि ये लोग गरीब होंगे। अब समझ में आया, अमीर लड़का देखकर उस लड़की ने तुझे फंसा लिया। मैं कभी तेरी शादी इस लड़की से नहीं कर पाऊंगी जो ये धन दौलत देखकर शादी करने को तैयार हो जाए। माँ, उसे मैंने इस लग्जरी अपने स्टेटस के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उसे मैंने ये बताया है कि मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बताया कि मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार है। अरे बकवास मत करो मुझसे, ये सब ना लड़के फंसाने के चोंचले होते हैं और मुझे नहीं करवानी तेरी शादी उस लड़की से। ठीक है, अगर आप जिद पर हैं तो मैं भी छत पर हूँ। अगर मेरी शादी होगी तो उसी से होगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगा। और जब तक आप नहीं मान जाएंगी तब तक मैं खाना भी नहीं खाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नकुल खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है और खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है। ये देखकर मनोरमा को बहुत बुरा लगता है और मनोरमा कहती है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, मैं तेरी शादी इस लड़की से करवाने के लिए तैयार हूँ। अब तो खाना खा ले। तुम बच्चे ना माँ बाप को अपने आगे झुका ही देते हो। बाकी मैं ना तेरे लिए उस लड़की से भी ज्यादा सुंदर और अमीर लड़की लेकर आती। माँ, क्या जरूरी होता है जो अमीर हो वही इंसान है? जो अमीर है उनको ही समाज में जीने का अधिकार है, या फिर जो अमीर है उन्हें ही अमीर घर में शादी करने का हक है? आप एक बार शिवानी से मिलोगे ना तो आपको शिवानी बहुत पसंद आएगी। वो दिल से बहुत अच्छी है, हमारे घर परिवार को हमेशा जोड़कर चलेगी।
इस तरह से मनोरमा को ना चाहते हुए भी अपने बेटे नकुल की शादी शिवानी से करवानी ही पड़ती है। ऐसे ही शादी के कुछ दिन बाद मनोरमा के घर शादी का इनविटेशन आता है, जिसमें पूरे परिवार को शामिल होना था। मनोरमा और मानसी दोनों अच्छे से तैयार हो रही थी। तभी मनोरमा मानसी से कहती है, अरे मानसी बेटा, जरा अपने भाई को फोन कर ले, ऑफिस से आया नहीं, उसे जाना नहीं है क्या शादी में? उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को आना है। वैसे माँ, ये गरीब भाभी भी जाएगी क्या हमारे साथ? तू पागल है क्या बेटा? मैंने कहा है कि फैमिली जाएगी, और ये गरीब हमारी फैमिली का हिस्सा थोड़ी है। ये तो बस नकुल की खुशी के कारण मुझे मानना पड़ा और इस घर की इसे बहू बना कर ले आई। वही तो माँ, ये ना हमारे लेवल की नहीं है। और मैं ना अभी भैया को फोन करती हूँ। अरे माँ, फोन करने की क्या जरूरत है, भैया तो आ ही चुके हैं। अरे नकुल, जल्दी से तैयार हो जा, शादी में जाना है। उन्होंने कहा है कि पूरी फैमिली को साथ में आना है। और शिवानी तैयार हो गई क्या माँ? कैसी बातें कर रहा है बेटा? ये क्या करेगी वहाँ जाकर? अब अमीर लोगों के तौर तरीके तो इस गरीब को पता नहीं होंगे। खाना खाकर हमारी बेइज्जती कर देगी, उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसे घर में ही रहने दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? शिवानी भी तो हमारे घर का हिस्सा है। जब शामली जाएगी तो शिवानी भी तो जाएगी ही ना। और शादी अमीर की हो या गरीब की, कुछ भी अलग नहीं होता। बस फर्क इतना होता है कि अमीर अपने पैसों का दिखावा बहुत करता है और गरीब इज्जत से अपनी बेटी को विदा करना चाहता है। बस अगर शिवानी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। नकुल के आगे एक बार फिर से मनोरमा को झुकना पड़ता है और मनोरमा शिवानी को भी शादी में अपने साथ लेकर जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मनोरमा अपने कमरे में उदास होकर बैठी होती है। तभी वहाँ मानसी क्या हुआ माँ, आप उदास नजर आ रही हो, सब ठीक तो है? क्या बताऊं मानसी, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। नकुल तो हमारे हाथ से निकलता ही जा रहा है, हमेशा अपनी बीवी का ही साइड लेता है। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए, वो तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अगर ये लड़की और ज्यादा टाइम के लिए हमारे घर में रही ना, वो दिन दूर नहीं है जब हम नकुल को इस लड़की के चक्कर में खो देंगे, या इस लड़की के चक्कर में वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। आपकी बात ना बिल्कुल सही है माँ, मुझे तो ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ना इससे पीछा छूट जाए हमारा। अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया। एक तो अमीर लड़का देखकर इसने हमारे बेटे को फंसा लिया, ऊपर से हमारा बेटा तो हमारा रहा नहीं, सारा दिन शिवानी 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 करता रहता है। ऐसे ही एक दिन अरे बहू, ये कुछ कपड़े हैं, जरा इनको धूप में सुखा दे। और हाँ, सबसे ऊपर वाली छत पे जो लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी है ना, उस पे चढ़ा देना। हाँ, अरे कोई नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। इतना बोलकर शिवानी वो कपड़े लेकर छत पर जाती है जहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ लगी होती है और वो उसके सहारे चढ़कर सबसे ऊपर वाले छत पर जाती है। वो जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ती है, मनोरमा चुपके से आकर सीढ़ी का एक कील जो कि सबसे ऊपर लगा था वही निकाल देती है और उसी बीच शिवानी सीढ़ियों से उतरने लगती है। जैसे ही वो पैर सीढ़ी पर रखती है, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये देख मनोरमा डर जाती है और वो डरकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन शिवानी उसे देख लेती है। शिवानी उसका कुछ नहीं कर पाती और वो बेहोश हो जाती है। अब मनोरमा बहुत ही डरी हुई थी। कहीं ना कहीं शिवानी बच तो गई थी, सबको उसकी काली करतूत ना बता दे। किसी तरह से शिवानी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसका बयान लेती है, जहां शिवानी इस घटना को दुर्घटना का नाम दे देती है। थोड़ी देर बाद शिवानी हॉस्पिटल से घर आ जाती है। तभी शिवानी अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैं जानती हूँ आपको ये डर है कि कहीं मैं सच में ना बता दूं, लेकिन आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। क्या आपको मेरा प्यार नजर नहीं आता? आपको बस मेरी गरीबी ही नजर आती है। सच बताओ माँ जी, तो मैंने सच में आपको दिल से अपनी माँ माना था और माँ का पूरा अधिकार होता है अपने बच्चों को मारने पीटने का, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। मैं जानती हूँ बहू, मैंने जो किया वो गलत था। तेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद सच में बताकर मुझे सलाखों के पीछे डलवा दिया होता उसने। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, तूने मुझे बचा लिया। बल्कि मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि शायद मेरे बेटे की पसंद बिल्कुल सही है।
अगर कोई अमीर होती तो वो मुझे अमीरी के घमंड में मुझसे बदला लेने जरूर सोचती। मुझे माफ कर दे बहू। तभी वहाँ पर मानसी आ जाती है और मानसी भी अपनी सास के साथ मिलकर शिवानी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भुलाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। कोमल अपनी माँ के साथ रहा करती थी, पर कोमल अपने सर के जुए से बहुत परेशान थी, क्योंकि कई बार सर में जुए होने की वजह से उसे इंसल्ट होना पड़ता था। ऐसे ही एक बार कोमल ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है। ये जू के बच्चे कभी शांत क्यों नहीं रहते? मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी मम्मी का इंटरव्यू है, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर सर नहीं खुजा सकती। मैडम, आपका नंबर आ चुका है, आप इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में जा सकती हैं। जी मैडम, बिल्कुल, थैंक यू। इतना बोलकर कोमल इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में बैठ जाती है, जहां उसके सामने ऑफिस का एचआर अमित बैठा था। अमित कोमल से सवाल जवाब करने लगता है और कोमल अमित के सभी सवालों का जवाब अपना सर खुजाते हुए देती है। ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। ठीक है, पर तुम अब अपना सर खुजाना बंद कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो तब से सिर्फ अपना सर खुजाती जा रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल जब मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप मेरे सर पे चले जाते, पर अब सब ठीक है। इस तरह से कोमल बात को घुमा देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो लगा था मेरे हाथ से नौकरी भी चली जाएगी इन जुओं की वजह से, पर भगवान का शुक्र है मुझे ये नौकरी मिल गई। कल से मुझे ऑफिस जाना है। आप कुछ भी करके ना मेरे सर के जुए खत्म कर दो माँ। ऑफिस में मैं हर समय खुजा नहीं सकती। सर के जुए तब खत्म होते हैं जब सर में साफ सफाई रखी जाती है। तू तो मेरी बात सुनती है नहीं, फिर क्यों मैं मेहनत करूँ बता? इस तरह से कोमल की माँ उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती। अब अगले दिन से कोमल ऑफिस जाना शुरू कर देती है और ऑफिस में काम करते हुए हर समय अपने सर में खुजली करती है। ये देखकर अमित को बहुत अजीब लगता है और वो कोमल के पास आकर उससे कहता है, क्या नौकरी मिलने के बाद भी तुम नर्वस हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अब भी अपना सर क्यों खुजा रही हो? अमित उसे उसके सर खुजाने की समस्या पूछ ही रहा होता है कि तभी कोमल की नजर फाइल पर गिरे जू पर पड़ती है। ये क्या, फाइल के ऊपर मेरे जुए? अगर सर ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सर में जू है। अगर उन्हें पता चला कि मेरे सर में जू है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं कोमल, कुछ कर। क्या सोच रही हो? क्या सर, आप हर समय मुझ पर नजर रखते हैं? ऐसा नहीं है, पर मैं जब भी देखता हूँ तुम अपने सर में खुजली करती रहती हो। ये मेरी आदत है। जब भी मैं काम करती हूँ, नर्वस होती हूँ, थोड़ी परेशान होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप ही सर पर पहुँच जाते हैं। अच्छा सर, मैं काम करती हूँ। आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने काम में पीछे रहूँ। काम के लिए कोमल का इतना प्यार देखकर अमित इम्प्रेस हो जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और कोमल की इस हरकतों से अमित उसे पसंद करने लगता है। ऐसे ही एक रात। जानती हो कोमल, आज मैं तुम्हें रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आया हूँ? नहीं सर। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? शादी की बात सुनकर कोमल बहुत खुश होती है और वो बिना कोई देरी करे इस शादी के लिए हाँ कर देती है। अब अमित बहुत जल्द कोमल को अपनी माँ कमला से मिलवाने के लिए उसे घर ले जाता है। माँ, यही है कोमल जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। जानती हूँ बेटा, इस लड़की की सुंदरता देखकर ही समझ गई थी मैं कि मेरे बेटे की पसंद है ये। कोमल, तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार हो। मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। अपने काम को भी बहुत अच्छे से करती हो तुम। थैंक यू आंटी जी, पर ये सब तो सर का बड़प्पन है। बड़प्पन नहीं है, मेरा बेटा बहुत ही कम लोगों की तारीफ करता है। अगर वो तुम्हारी तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम उस तारीफ के लायक हो। वैसे बेटा, क्या हुआ? तुम्हारे सिर में डैंड्रफ है क्या? मैं देख रही हूँ बहुत देर से तुम अपना सिर खुजा रही हो। हे भगवान, कहीं अमित की माँ को पता ना चल जाए कि मेरे सिर में जू है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी होने वाली बहू के सिर में जू है तो कहीं ऐसा ना हो कि अमित की माँ इस रिश्ते के लिए मना कर दे। माँ, ये कोमल की गंदी आदत है। इसकी इन्हीं गंदी आदतों से मुझे प्यार हो गया है ना कोमल? थोड़ी अजीब। अमित की बात सुनकर कमला उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब कमला अपने हाथों से
कोमल के लिए पकोड़े बनाकर लाती है और उसे खाने को देती है। पर कोमल के सर में इतनी ज्यादा खुजली होती है कि वो रोक नहीं पाती और सर खुजाने लगती है और अचानक उसके नाखून में एक जू फंस जाता है जो कि कमला देख लेती है। छी बेटा, इस लड़की के सिर में तो जुएं हैं। बेटा, ये लड़की तेरे को बेवकूफ बना रही है। ये इसीलिए सर नहीं खुजाती क्योंकि इसको टेंशन है किसी चीज का, बल्कि इसलिए सर खुजाती है क्योंकि इसके सिर में तो जुओं का भंडार है, इसलिए इसको खुजली होती रहती है। माँ तो क्या हो गया अगर कोमल के सर में जुएं हैं? बेटा, तू इस लड़की के प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन मैं नहीं। मैं इस जुए वाली लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। इस तरह से कमला इस रिश्ते के लिए इनकार कर देती है। पर अमित कोमल से बहुत प्यार करता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोमल के सर में जुए हैं या फिर कुछ और। अमित, मेरे सर में जुए होने की वजह से तुम्हारी माँ ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। अब तुम मुझे भूल जाओ क्योंकि मेरे सर के जू कभी खत्म नहीं होने वाले। कोमल, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? सर में जुएं होना मतलब कोई बीमारी नहीं है। तुम्हारे सर में जुएं खत्म हो जाएंगी और मैंने कह दिया ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मतलब कि अब तुम ही मेरी बीवी बनोगी। इस तरह से अमित अपनी माँ के खिलाफ जाकर कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तुझे अपनी माँ से ज्यादा इस लड़की से प्यार था, तभी तो इसका सच जानकर भी तूने इससे शादी कर ली। तूने सोचा है मोहल्ले वाले तेरी माँ को कितना ताना देंगे? एक ही तो बेटा था, देखो वो भी कैसे लड़की भगा के ले आया। माँ बस भी करो, कोमल के सर के जुएं खत्म हो जाएंगे, मैं उसका ट्रीटमेंट करवाऊंगा। और रही शादी की बात, तो आप अपनी जुएं वाली बहू को दोबारा मुझसे शादी करवा दो। आपकी इज्जत भी कम नहीं होगी और मुझे मेरा प्यार भी मिल जाएगा। मैं एक शर्त पे इस लड़की को अपने घर की बहू बनाऊंगी। जब इसके सिर से इसके सारे जुएं खत्म हो जाएंगे ना, तभी मैं इसे अपने घर की बहू मानूंगी। और जब तक इसके जुएं खत्म नहीं होते तब तक ये अपने मायके में रहेगी। जिस दिन जुएं खत्म हो जाएंगे ये उस दिन मेरे घर आ जाएगी और फिर मैं दुनिया की नजरों में इसे अपनी बहू स्वीकार करूंगी। इस तरह से कोमल एक बार फिर अपने मायके चली जाती है और अमित उसका ट्रीटमेंट करवाता है और साथ ही साथ कोमल भी अपने सर की सफाई रखती है और इस बात का ध्यान रखती है कि फिर से उसके सर में जू ना आए। माँ, कोमल के सर के जुएं खत्म हो चुके हैं। आपको अपना वादा याद है ना? क्या सच में कोमल के सिर से जुएं खत्म हो गए? हाँ आंटी जी, और अब मैं अपने सर की अच्छे से सफाई रखती हूँ ताकि मेरे सर में दोबारा जू ना आ सके। बड़ी मेहनत लगी है इन जुओं को साफ करने में और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मैंने अमित जी के लिए किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से करूंगी, पूरा शहर देखता रह जाएगा। अब जुए खत्म होते ही कमला बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे बहू की फिर से शादी करवाती है। कोमल अपनी माँ के साथ रहा करती थी, पर कोमल अपने सर के जुए से बहुत परेशान थी क्योंकि कई बार सर में जुए होने की वजह से उसे इंसल्ट होना पड़ता था। ऐसे ही एक बार कोमल ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है। ये जू के बच्चे कभी शांत क्यों नहीं रहते? मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हारी मम्मी का इंटरव्यू है, शांत हो जाओ। मैं यहाँ पर सर नहीं खुजा सकती। मैडम, आपका नंबर आ चुका है, आप इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में जा सकती हैं। जी मैडम, बिल्कुल, थैंक यू। इतना बोलकर कोमल इंटरव्यू देने के लिए कैबिन में बैठ जाती है जहां उसके सामने ऑफिस का एचआर अमित बैठा था। अमित कोमल से सवाल जवाब करने लगता है और कोमल अमित के सभी सवालों का जवाब अपना सर खुजाते हुए देती है। ठीक है, तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सर। ठीक है, पर तुम अब अपना सर खुजाना बंद कर सकती हो। मैं देख रहा हूँ जब से तुम आई हो तब से सिर्फ अपना सर खुजाती जा रही हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो दरअसल जब मैं थोड़ी नर्वस होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप मेरे सर पे चले जाते, पर अब सब ठीक है। इस तरह से कोमल बात को घुमा देती है और अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे तो लगा था मेरे हाथ से ये नौकरी भी चली जाएगी इन जुओं की वजह से, पर भगवान का शुक्र है मुझे ये नौकरी मिल गई। कल से मुझे ऑफिस जाना है। आप कुछ भी करके ना मेरे सर के जुए खत्म कर दो माँ। ऑफिस में मैं हर समय खुजा नहीं सकती। सर के जुए तब खत्म होते हैं जब सर में साफ सफाई रखी जाती है। तू तो मेरी बात सुनती है नहीं, फिर क्यों मैं मेहनत करूँ बता? इस तरह से कोमल की माँ उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है, पर कोमल अपनी माँ का पीछा नहीं छोड़ती। अब अगले दिन से कोमल ऑफिस जाना शुरू कर देती है और ऑफिस में काम करते हुए हर समय अपने सर में खुजली करती है। ये देखकर अमित को बहुत अजीब लगता है
और वो कोमल के पास आकर उससे कहता है, क्या नौकरी मिलने के बाद भी तुम नर्वस हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम अब भी अपना सर क्यों खुजा रही हो? अमित उससे उसके सर खुजाने की समस्या पूछ ही रहा होता है कि तभी कोमल की नजर फाइल पर गिरे जू पर पड़ती है। ये क्या, फाइल के ऊपर मेरे जू है? अगर सर ने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि मेरे सर में जू है। अगर उन्हें पता चला कि मेरे सर में जू है तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं कोमल, कुछ कर। क्या सोच रही हो? क्या सर, आप हर समय मुझ पर नजर रखते हैं? ऐसा नहीं है, पर मैं जब भी देखता हूँ तुम अपने सर में खुजली करती रहती हो। ये मेरी आदत है, जब भी मैं काम करती हूँ, नर्वस होती हूँ, थोड़ी परेशान होती हूँ तो मेरे हाथ अपने आप ही सर पर पहुंच जाते हैं। अच्छा सर, मैं काम करती हूँ, आज मेरे पास बहुत सारा काम है और आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपने काम में पीछे रहूँ।